राय परिवार का बांसों का झुरमुट बिल्कुल भी अच्छा नहीं माना जाता। यह बात कुसुमपुर के बच्चों से लेकर बुजुर्ग तक सब जानते हैं। कहते हैं शाम ढलते ही वहां किसी के बोलने, हंसने और फुसफुसाकर बातें करने की आवाजें सुनाई देती हैं। इसीलिए न सिर्फ इस गांव के लोग बल्कि आसपास के गांवों के लोग भी उस बांस के झुरमुट वाले रास्ते को सिर्फ दिन के उजाले में ही, और वह भी तेजी से पार करते हैं। ऐसा ही एक श्रावण महीने की शाम को हुआ कुछ अजीब। कई दिनों से लगातार बारिश हो रही थी। इस वजह से बिशु के कारोबार में मंदी आ गई थी। कारोबार यानी चोरी चकारी का धंधा। लेकिन इस बरसाती मौसम में दीवार काटकर चोरी करना बड़ा मुश्किल काम था। इसलिए उसने ठान लिया कि वो बोसों के तालाब से मछली चुराएगा। ये काम वो मजबूरी और अपनी आदत दोनों वजहों से कर रहा था। जाल को कंधे पर डालकर वह बारिश में ही तालाब की ओर चल पड़ा। यह वही जाल था जो उसने पिछले साल सर्दियों में रत्न मछुआरे के घर से चुराया था। तब से अब तक उसे कोई मनपसंद ग्राहक नहीं मिला था। आज आखिर वह काम में आ गया। उसने जाल को सिर के ऊपर से घुमाकर पानी में फेंका और जब उसे खींचकर ऊपर निकाला, उसकी आंखें फैल गईं। जाल में फंसी थीं कई बड़ी बड़ी मछलियां। बिशु की आंखें खुशी से चमक उठी। अब तो कुछ दिनों तक पेट भर दावत होगी इनसे। मछलियों से भरा जाल कंधे पर डालकर खुशी से लौटने के लिए उसने कदम बढ़ाया और तभी उसने सुना शोरगुल का एक तेज स्वर। बारिश की वजह से साफ देख पाना मुश्किल था, लेकिन फिर भी उसे धुंधले में दिखाई दिया। कई लोग लाठियां लिए उसी की ओर दौड़े चले आ रहे थे। अरे पकड़ो। बिशु भाग पड़ा। पीछे से वही लोग जोर जोर से चिल्लाते हुए उसका पीछा करने लगे। पकड़ो, मछली चुरा कर भाग रहा है। जान बचाने के डर से बिशु दंदनाते हुए भागा, दिशाएं भूल गया। भागते भागते वह रायों के बांस के झुरमुट में घुस गया। पीछे जो लोग उसका पीछा कर रहे थे वे बाहर ही रुक गए। इस सांझ के समय, वो भी ऐसी तेज बारिश में, उस बांस के झुरमुट के अंदर जाने की हिम्मत उनमें नहीं थी। गुस्से से भरे हुए वे वापस लौट गए। बिशु थोड़ा और भीतर जाकर रुका। सोचा थोड़ी देर इंतजार करेगा, फिर यहां से निकलेगा। उसने मछली पकड़ने का जाल अपनी गोद में खींच लिया और तभी उसे सुनाई दिया, मानो कोई धीमे धीमे फुसफुसाकर बातें कर रहा हो। डर से बिशु का सीना कांप उठा। उसने घबराकर इधर उधर देखा। उसे ऐसा लगा मानो किसी छायानुमा आकृति की तरह कोई या शायद कई लोग उसकी ओर बढ़ रहे हों। बिशु भागकर निकलने ही वाला था कि उसके हाथ भर दूरी पर एक बांस की टूटी हुई डंडी पड़ी दिखी। वह उसे लांघकर भागने लगा, लेकिन तभी वह बांस सटाक से उछला और बिशु को लेकर हवा में उठ गया। बाप रे! मछलियां जाल सहित नीचे की गीली मिट्टी पर गिर पड़ी। छायानुमा आकृतियों के बीच से एक आकृति आगे बढ़ी। उसने मछलियां उठाई और कचर कचर चबाकर खाने लगी। इसके बाद कई दिन बीत गए। कल्लू डोम बांस काटने उस बांस के झुरमुट में गया था। इस बांस के झुरमुट को लेकर लोगों के मन में पहले भी डर था, लेकिन अब वह डर और बढ़ गया। कोई भी उस झुरमुट के आसपास जाने की हिम्मत नहीं करता था। लेकिन एक दिन एक घटना हुई। नबीन मछुआरा अपनी पत्नी के साथ बेटी के घर से लौट रहा था।
बेटी ने बहुत सामान दिया था और उन्हीं चीजों में एक डिब्बे में तली हुई मछलियां भी थीं। उन्हें लंबा रास्ता पैदल तय करना था, इसलिए उसने पत्नी को जल्दी चलने के लिए कहा। अरे थोड़ा तेज चलो, शाम हो रही है। दोनों तेज कदमों से चलने लगे, लेकिन जैसे ही वे रायों के बांस के झुरमुट के सामने पहुंचे, शाम गहराने लगी थी। अरे शाम पूरी तरह उतर आई है, क्या करे? क्या इस बांस के झुरमुट के बीच से जाना ठीक होगा? और ऊपर से एक डिब्बा भारी तली हुई मछली भी साथ है। रुको, एक काम करते हैं, तुम वो टिफिन डिब्बा मुझे दे दो। नबीन ने कंधे से बैग उतारा, उसमें से टिफिन का डिब्बा निकाला। लो ये रहा। नबीन की पत्नी ने टिफिन में से तली हुई मछलियां अपने आंचल में उंडेल ली। सिर्फ एक तली मछली डिब्बे में छोड़ दी। फिर आंचल को ऐसे कसकर कमर में बांध लिया कि बाहर से बिल्कुल भी समझ ना आए। डिब्बा हाथ में पकड़ लिया। चलो अब चलो। नबीन चल पड़ा। बांस के झुरमुट के अंदर पहुंचकर वह थोड़ा रुक गया। क्या हुआ? इतनी देर से क्यों रुक गए? तुम्हें कोई हवा सुनाई दे रही है? बांस के झुरमुट के भीतर से कई बार सियार की आवाज गूंजकर आई। अरे वो तो सियार की आवाज है। चलो अब। नबीन कुछ कहना चाहकर भी रुक गया, फिर से चलने लगा। थोड़ी ही दूर चले थे कि हाथ भर दूरी से एक आवाज आई। जरा रुको, मैं भी तुम लोगों के साथ ही चलूंगा। नबीन और उसकी पत्नी ने देखा, एक मध्यम उम्र का आदमी बांस के झुरमुट की ओट से बाहर आ रहा था। तुम कौन हो? यहाँ इस तरह खड़े क्यों हो? मैं यदुनाथ हूँ, तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। हमारा इंतजार? तूने कैसे पता कि हम यहाँ से आएंगे? मतलब ठीक देख तुम्हारे लिए नहीं, अकेले इस बांस के झुरमुट को पार करने में डर लगता है, इसीलिए। डर? किस बात का डर? लोग कहते हैं कि इस बांस के झुरमुट में मछली भूत और उसकी पत्नी रहते हैं, तो मतलब। अच्छा चलो हमारे साथ चलो। नबीन और उसकी पत्नी आगे बढ़े। यदुनाथ भी उनके साथ चल पड़ा। मुझे तली हुई मछली की खुशबू आ रही है। मेरी पत्नी को मछली खाना बहुत पसंद है। अगर दो एक मिल जाता तो अच्छा होता। हमारे पास ज्यादा नहीं बचे, सिर्फ एक ही है। यदुनाथ की आंखें लालच से चमकने लगीं। कहाँ है? दिखाओ, दो दो। नबीन की पत्नी ने टिफिन का डिब्बा बढ़ाया और यदुनाथ ने लगभग छीन ही लिया। उसने तुरंत ढक्कन खोला। कैसी अच्छी खुशबू है, लेकिन तुम्हारे पास और भी है। नहीं, बिल्कुल नहीं। क्यों खड़े हो ऐसे? चलो आगे बढ़ो। दोनों आगे बढ़ने ही वाले थे कि तभी बगल के बांस झुरमुट के पीछे से घूंघट ढंकी एक औरत बाहर आ गई। नबीन चीख उठा। अरे भागो, अब मछली भूत के चक्कर में फंस गए। दोनों दौड़ पड़े। पीछे से वही घूंघट वाला अंधेरा सा आकृति तेजी से उनके पीछे दौड़ रही थी। जाओ मत, मुझे वो मछलियाँ दे दो ना, बस दे दो। कुछ ही दूर गए थे कि एक भयानक बवंडर उनके सामने उठ खड़ा हुआ। काले धुएं जैसा घूमता हुआ वह बवंडर दोनों को घेरने लगा। अरे तुम ठीक हो ना? कोई उत्तर नहीं आया। क्या हुआ? जवाब क्यों नहीं दे रही? फिर भी कोई उत्तर नहीं।
नबीन बवंडर के अंदर भी अपनी पत्नी को तलाशता रहा, लेकिन उस काले धुएं में उसे कुछ दिखाई नहीं दिया। कुछ देर बाद बवंडर थम गया। नबीन ने खुद को संभाला, तभी उसके कानों में एक धीमी कराह सुनाई दी। ओह! नबीन ने देखा, थोड़ी दूरी पर उसकी पत्नी गिरी पड़ी है। वह दौड़कर पहुंचा, उसे झकझोरा। एक पल के लिए उसके भीतर अजीब बेचैनी उठी। अरे क्या हुआ तुम्हें? उसकी पत्नी की आंखें धीरे धीरे खुली। उसने नबीन को एक अजीब अनचाही नजर से देखा, फिर चुपचाप उठकर आगे चल दी। नबीन भी चुपचाप उसके पीछे चल पड़ा। लेकिन अगर नबीन उस वक्त पीछे मुड़कर देख लेता तो उसे दिखता कि जहां उसकी पत्नी गिरी थी वहां अब ढेर सारी मछलियों की कांटें पड़ी थीं। इसके बाद 2 दिन बीत गए। नबीन की पत्नी दिन भर चुपचाप लेटी रहती, घर के काम भी नहीं करती, खाने को कुछ नहीं चाहती। पर जैसे ही मछली पकती वह बेचैन हो उठती। यह बात बेहद संदिग्ध थी। नबीन को भी अब शक होने लगा था। एक रात उसका शक सच साबित हो गया। नबीन बिस्तर पर सो रहा था जब अचानक उसे कड़ कड़ करके कुछ चबाने की आवाज सुनाई दी। वह चौंक कर उठ बैठा। देखा, उसकी पत्नी बिस्तर पर नहीं है। उसका दिल तेज धड़कने लगा। उसने गौर से सुना, आवाज किस ओर से आ रही है। वह फौरन बिस्तर से उतरा और रसोई की ओर बढ़ा। रसोई का दरवाजा आधा खुला था। खिड़की से चांद की हल्की रोशनी फर्श पर पड़ रही थी। उस रोशनी में नबीन ने जो देखा उससे उसका खून ठंडा पड़ गया। फर्श पर एक औरत बैठी थी, पैर मोड़कर, झुकी हुई। उसके सामने मछलियों की कांटें पड़ी थीं और वह औरत कड़कड़ की आवाज में तली हुई मछली चबा रही थी। ये मेरी पत्नी नहीं है। ये मेरी पत्नी नहीं है। ये तो मछली भूत की पत्नी है। एक पल को नबीन सन्न रह गया, फिर चुपचाप वापस बिस्तर पर आकर लेट गया। जागते हुए ही पड़ा रहा। कुछ देर बाद उसकी पत्नी वापस आई। कहाँ गई थी? नल के पास। पत्नी लेट गई, लेकिन नबीन पूरी रात जागता रहा, सीने में डर लिए, हर आवाज से चौंकता हुआ। अगली सुबह सूरज निकलने से पहले ही नबीन जाल कंधे पर डालकर मछली पकड़ने चला गया। पर उसका मन काम में बिल्कुल भी नहीं लग रहा था। बार बार उसकी आंखों के सामने उभर रहा था वही भयानक दृश्य। एक औरत जमीन पर बैठी और कड़कड़ की आवाज में तली हुई मछली चबा रही है। नबीन बाजार में मछली बेच रहा था, लेकिन मन कहीं और था। तभी उसने देखा भवानी ओझा कुछ जड़ी बूटियां खरीद रहा है। नबीन तुरंत उसके पास पहुंचा। बाबा बड़ी मुसीबत में फंस गया हूँ। क्यों रे, अब क्या हो गया तेरे साथ? नबीन ने सारी घटना उससे कह डाली। सब सुनकर भवानी बोला, ठीक है, मैं तुझे एक चीज देता हूँ। इसे आज रात बिस्तर में अपनी पत्नी से छिपा कर रख देना। फिर जो होगा मुझे बता देना, बाकी उपाय मैं कर दूंगा। भवानी ने उसे एक छोटी पुड़िया दी। नबीन जैसे तैसे मछलियां बेचकर घर लौट आया। घर में प्रवेश करते ही वह रसोई की ओर गया, जहां उसकी पत्नी खाना बना रही थी। अरे सुनो, इन मछलियों को आज जरा ज्यादा कुरकुरी और मसालेदार बनाना। घर के अंदर जाकर चुपचाप वह पुड़िया बिस्तर के गद्दे के नीचे छिपा दी। दोपहर के खाने के बाद नबीन बिस्तर पर लेट गया। थोड़ी देर बाद उसकी पत्नी भी लेटने आई।
लेकिन जैसे ही उसने बिस्तर पर पीठ रखी, वह चौंक कर उछल पड़ी। अरे, क्या हुआ? मुझे अजीब लग रहा है। शरीर में कुछ गड़बड़ महसूस हो रही है। आह। थोड़ी देर लेट जाओ, ठीक हो जाएगा। नबीन की बात वह काट नहीं पाई। वह वापस लेट गई, लेकिन कुछ ही देर बाद वह फिर उठ बैठी। मुझे इस बिस्तर पर लेटने से जैसे कांटे चुभ रहे हैं। मैं जमीन पर जाके सो जाती हूँ। नबीन की पत्नी ने फर्श पर चटाई बिछाई और वहां लेट गई। नबीन बस शाम होने का इंतजार करता रहा। शाम होते ही वह भवानी तांत्रिक के घर पहुंचा और पूरी घटना सुना दी। समझ गया। वह मछली भूत की पत्नी है। रुक, अब ऐसा इंतजाम करता हूँ कि फिर कभी किसी को परेशान ना कर सके। ठीक सांझ होते होते नबीन एक हांडी भर मछली लेकर घर लौटा। अरे सुनो, कहाँ गई तुम? देखो तुम्हारे लिए कितनी मछलियाँ लाया हूँ। आज तुम ठीक नहीं हो तो कल पका लेना। आज बस इन्हें हम मटके में पानी भर कर रख देते हैं। नबीन की पत्नी बड़ी बड़ी आंखों से उसे देखने लगी। उसके मन में आपत्ति थी, लेकिन कह न सकी। नबीन ने सारी मछलियां मटके में भर दी। रात काफी हो चुकी थी। नबीन सो जाने का अभिनय करके लेटा रहा। थोड़ी देर बाद उसकी पत्नी उठी और चुपचाप कमरे से बाहर चली गई। नबीन भी उठ गया और बिना आवाज किए पत्नी का पीछा करने लगा। नबीन की पत्नी रसोई में गई, सीधे जाले के पास पहुंची, अंदर झांका और फिर अपना मुंह मटके में डालने लगी। इसी क्षण नबीन झपट पड़ा। उसने उसे जोर से जाले के भीतर धकेल दिया। उसका शरीर पतला होकर मटके के अंदर घुस गया, मानो वह इंसान न होकर कोई और चीज हो। और तभी नबीन ने भवानी ओझा द्वारा दिया गया कपड़ा मटकी के मुंह पर कसकर बांध दिया। जरा ठहर। नबीन ने मटके को कंधे पर उठाया और उसे लेकर नदी की ओर गया। उसने पूरा जाल नदी में जोर से फेंक दिया। नदी की तेज धारा मटके को बहाती चली गई और कुछ देर बाद वह मटका पानी में डूब गया। नबीन वहीं नदी के किनारे धप्प से बैठ गया और जोर जोर से रोने लगा। मेरी पत्नी कहाँ चली गई तुम? कुछ देर बाद नबीन उठ खड़ा हुआ। उसने आंसू पोंछे। तुम चिंता मत करो, मुझे पता है तुम कहाँ कैद हो। मैं तुम्हें जरूर वापस लाऊंगा।